सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 6 में क्या कुछ पढ़ना है, ये सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम मैं बता देता हूँ। यूनिट 3 है हेल्थ केयर एंड वी, और चैप्टर 6 है न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। तो क्या होता है न्यूट्रिशन, ये आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस के बारे में आज आप लोगों को काफ़ी कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले वही चीज़ जो हर बार मैं कहता हूँ, कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखनी है वो आपके पाठ्यक्रम में, करिकुलम में साइड में दे दिया गया है। तो क्या चीज़ आपको माइंड में रखना है? पहला है न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है फाइबर, तीसरा बैलेंस डाइट, और लास्ट वन इज़ डेफिशिएंसी डिजीजेस होती क्या हैं। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं, और आगे आप भी किसी को ज़रूर समझाइएगा अगर आपको ये चैप्टर समझ में आता है। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहला पॉइंट? फूड गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। हम लोग भोजन इसी वजह से करते हैं कि हमको एनर्जी प्रॉपर समय पे मिल सके। जब भी कोई कार्य हम लोग करें तो हमारी एनर्जी कम ना पड़े। एनर्जी हमको मिलती रहती है भोजन करते समय, ठीक है। भोजन हम लोग इसी वजह से करते हैं क्योंकि भोजन से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। तो पहली लाइन क्लियर है, सो दैट इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। और इसी भोजन की वजह से जिसको हमको एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी से हम लोग काफ़ी तरह के वर्क को या एक्टिविटीज़ को कर पाते हैं। और जो हमारा भोजन होता है, फूड हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो, और भोजन हमारी सहायता करता है हमारे ग्रो करने में, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में। ये सब कुछ स्वास्थ्य अच्छा करने का कार्य भोजन ही करता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द मैनी डिजीजेस। और जो भोजन हम लोग करते हैं इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं, कई तरह के डिजीजेस होने से बचाते हैं। इसलिए आप लोग भी बैलेंस डाइट ज़रूर खाया कीजिए, जिससे आप लोगों का जो न्यूट्रिशनल, आप लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन पॉइंट जाते हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर सकें, और आपका जो आपका इम्यूनिटी लेवल है या इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छे से प्रॉपर से बन सके। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ऑल फूड आइटम, ध्यान रखिएगा, सभी फूड आइटम जो भी कुछ आप लोग खाते हो, ऑल फूड आइटम्स हैव न्यूट्रिएंट। सभी में कुछ ना कुछ पोषक तत्व जरूर रहते हैं, कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जरूर रहते हैं। भले ही आप चाउमीन खाएं, भले ही आप बर्गर खाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये चाउमीन और बर्गर जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं इनमें अपने आप की अलग से वैरायटी होती है। ये अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे, ज़्यादा मात्रा में खाओगे, तो आपके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जो आपको भोजन से एनर्जी मिलती है वो चाइनीज़ फूड ज़्यादा खाने से आप लोगों के शरीर पर इसका बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे आप लोगों की मानसिक क्षमता पर भी विकार पड़ सकता है। इसलिए बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा सेवन इसका बिल्कुल मत करें। प्रॉपर डाइट जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा उसी को अपने डेली शेड्यूल में, उसी डेली लाइफ में इसको शामिल करें। तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? ऑल फूड आइटम्स हैव न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स सभी भोजन में होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा प्रोटीन, और अगला है विटामिन, और लास्ट में मिनरल्स। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स होते किस में है? भोजन में, फूड में। अभी आप लोगों ने पढ़ा ऑल फूड आइटम्स हैव न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्लियर हो गया। अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहला न्यूट्रिएंट्स और दूसरा न्यूट्रिएंट्स दे दिया गया है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स के कॉमन एग्जांपल्स दे दिए गए हैं इनको भी अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और जान लेते हैं, और कैसे पता करेंगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट हमको प्रॉपर रूप से मिलता है। तो सबसे पहले वीट, जो आटा गेहूँ आप लोग खाते हो, उसमें हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ आपको खाने के बाद मीठी लगे उन सब में शुगर्स होती है, और शुगर का ही एक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आप लोग समझ गए, जैसी मुंह में रखेंगे वैसी आपको चीज़ मीठी लगेगी, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए बताइए बनाना क्या है? बनाना में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। चावल अगर आप ऐसे ही खाओगे तो चावल भी आपको मीठा लगेगा, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह से गेहूं की रोटी अगर आप लोग खाते हो बना के, आटे की रोटी खाते हो बना के, तो आपको वो मीठी लगेगी, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो बढ़ते हैं आगे। वीट हो गया, राइस हो गया, सीरियल्स हो गए, शुगर हो गया, चॉकलेट्स हो गई, हनी हो गई, पोटैटोज हैं, एंड स्वीट फ्रूट्स आर रिच इन सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसके अलावा भी मैंने काफ़ी कुछ सिखा दिया, आप लोगों को कैसे पहचानोगे कि किसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, किसमें नहीं होता। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अगला है फैट्स की बात करें तो नाम से लग रहा फैट्स,
तो फैट हमेशा उन सभी चीज़ों में आएगा जिनको अधिक मात्रा में आप लोग खाओगे तो आपका फैट बढ़ जाएगा, मतलब आप मोटापे के शिकार हो सकते हो। इसी वजह से कहा जाता है कि फ़ैट को अधिक मात्रा में बिल्कुल भी कंज्यूम मत करें, बिल्कुल भी मत खाएं। अधिक मात्रा में खाने से आपका मोटापा बढ़ सकता है, और एक बार आपका मोटापा बढ़ गया तो आपको कई तरह के डिजीज़ेस होने की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, फ़ैट बिल्कुल भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खाना है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में सेवन इसका नहीं करना है। कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, घी, बटर ऑयल, नट्स एक्सेट्रा, दीज आर द सोर्सेस ऑफ फैट। और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स जो है हमको देते क्या है, एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। लेकिन ये जो ताकत होती है कार्बोहाइड्रेट की और फैट की, इसके बारे में बताता हूँ। आप लोगों ने फास्ट रखा होगा, कभी ना कभी व्रत रहा होगा, आप लोगों को याद कीजिए उस व्रत वाले दिन आपको क्या क्या खाने के लिए मिला था। वही चीज़ें मिली होंगी जिनसे हमको एनर्जी तुरंत मिलती है। तुरंत का मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट, यही दो चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर वे में मिलती होंगी। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आपको याद आ रहा होगा साबूदाना की खिचड़ी आप लोगों ने खाई होगी, साबूदाना याद आ रहा, तो उसमें क्या होता है, कैसा लग रहा था, मीठा लग रहा था। इसलिए साबूदाना में सबसे ज़्यादा सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का। उससे आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, पूरा दिन कट गया। उसके बाद आप लोग याद कीजिए, क्या मूंगफली के दाने भी आप लोगों को दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मूंगफली के दाने तो नट्स की बात हो रही है, इसमें हमको फैट मिलता है और फैट भी हमको एनर्जी देता है। और याद कीजिए क्या चीज़ उबली थी, आलू उबाले गए थे, उस आलू को भी आप लोगों ने कंज्यूम किया था, उस आलू को भी आप लोगों ने खाया था। वो भी खाने पर हमको कैसा लग रहा था, मीठा लग रहा था, एनर्जी हमको उससे भी मिलती है। तो जी हाँ, आप लोगों ने पहचान कर ली कि किन किन चीज़ों से हमको एनर्जी मिलती है। तो समझ में आ गया। अब सोचिए, अगर आप लोगों ने नींबू उठाया, नींबू का रस 2 गिलास भरा और उसको आप लोग पी गए, तो क्या उससे एनर्जी मिल सकती है, बिल्कुल नहीं, उससे एनर्जी बिल्कुल नहीं मिलेगी। नींबू का अत्यधिक सेवन भी आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ध्यान रखिएगा, नींबू में एसिड होता है और अत्यधिक एसिड का सेवन भी आप लोगों के लिए सेहत के लिए ख़राब हो सकता है। तो मात्रा बताई जाएगी कितनी मात्रा में आप लोगों को विटामिन सी का उपयोग करना चाहिए पर डे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसको एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं, ये प्रोटीन्स हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब जब आप छोटे थे, पैदा हुए थे, उस समय आप लोगों को दूध के अलावा और कुछ भी दिया नहीं जाता था। याद कीजिए, दूध के सिवा क्या कुछ दिया जाता था, तो अपनी मम्मी से ज़रूर पूछिएगा कि क्या इसके अलावा 6 महीने तक आप लोगों ने कुछ खाया था या कुछ नहीं खाया था। तो याद आ गया, तो आपको जवाब मिल गया होगा, आप लोगों ने दूध के सिवा कुछ भी नहीं पिया होगा। जी हाँ, दूध से हमको प्रोटीन्स मिलती है और ये प्रोटीन्स जो होती है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तत्व होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है। इसलिए छोटे बच्चों को खास तौर पर 0 से 6 माह के जो बच्चे होते हैं, मंथ के बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन वाला दूध दिया जाता है। माँ का दूध सबसे बेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी फार्मूला मिल्क भी बच्चों को पिलाया जाता है। ठीक है, तो किस में होता है, सबसे पहला नाम मैंने बता दिया है, मिल्क में प्रोटीन होती है, पनीर, ये सब में प्रोटीन होती है। मिल्क से आइटम जितने भी निकले सब में मिल जाएगी प्रोटीन। तो समझ में आ गया, एग्स में भी प्रोटीन, मीट में भी प्रोटीन, फिशेस में भी प्रोटीन, पल्सेस एक्सेट्रा, दीज आर द कॉमन सोर्स ऑफ फूड दैट रिच सोर्स इन द प्रोटीन। इन सभी में आपको प्रोटीन मिलती है। याद कीजिए, प्रोटीन और किस में मिलती है इसके अलावा, अगर आपको सोयाबीन याद आ रहा है तो वो भी बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन बिल्कुल होता है। तो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगले पेज में चलते हैं। प्रोटीन्स हमारी सहायता करता है इन द ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो क्लियर हो गया, हमारे शरीर की ग्रोथ में प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भूमिका निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का। दे हेल्प, ये हमारी सहायता करते हैं इन बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज़। और ये हमारी सहायता करते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग में, मतलब शरीर को बनाने में, शरीर को ढालने में, तो ये हमारी सहायता करते हैं। और अगर किसी शरीर में कोई चीज़ खराबी आ गई है, उसको रिपेयर करने में भी प्रोटीन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कॉमन एग्जांपल यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा, याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। क्या कुछ है विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं। विटामिन्स मेंटेन करते हैं द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो
याद कीजिए, अभी आप लोगों ने नींबू का पूरा शरबत पिया था या नींबू का घोल पूरा पिया था। ये सिर्फ हमारे शरीर की फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आवर बॉडी नीड्स मैनी टाइप ऑफ विटामिन। हमारे शरीर में कई तरह के विटामिन की आवश्यकता होती है। सिर्फ नींबू से हमको विटामिन सी मिलता है, बाकी कोई विटामिन नहीं मिल पाया। तो बाकी किससे मिलेंगे, पहले तो विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन लाइक ए, बी, सी, डी, ई, के एंड मिनरल्स कीप अस healthy and help us to fight against diseases। कितनी बढ़िया बात कही गई है कि ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारे शरीर में जाते हैं और जो बाहर के डिजीजेस होते हैं जो हमारे शरीर में आने वाले होते हैं उनको ये रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसी वजह से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कोरोना बीमारी चली और विटामिन सी और जिंक के कैप्सूल्स बिकना धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि इनकी खपत ज़्यादा बढ़ गई। ज़्यादा बढ़ने से इनकी मात्रा पे इसका फ़र्क पड़ा, तो विटामिन सी हर एक दुकान से धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, क्योंकि इनकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने लगी तो ख़त्म तो होना ही है। इसलिए आप भी विटामिन सी का प्रयोग कर सकते हो इस कोरोना के समय में, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अस हेल्दी एंड हैज़ टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज बट दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। देखिए लिखा हुआ है बहुत ही कम मात्रा में हमको इनकी आवश्यकता होती है। जब आपके घर में कोई संसाधन ना हो विटामिन्स का, तब आप इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स आर गिवन वेजिटेबल्स एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, चाहे आम हो, चाहे संतरा हो, चाहे अंगूर हो और चाहे इमली हो, फ्रूट्स कोई भी हो, कुछ ना कुछ विटामिन हमको उससे मिलता है। विटामिन ए इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ स्किन एंड हेल्दी आई साइट। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हैं, पैदा होते कमज़ोर नहीं, थोड़े समय बाद कमज़ोर हो रही हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ होती है जिसमें किसी को रात में दिखाई नहीं देता। तो रात में न दिखना रतौंधी कहते हैं इसको हिंदी में, और नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ये रोग तब होता है जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए युक्त जितने भी फल फूल आते हैं, सब्जियां आती हैं, उनको ज़रूर खाएं, ख़ास तौर पर गाजर को। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी इज़ नीडेड फॉर द एनर्जी ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन। अगर आपकी हेल्दी स्किन नहीं है तो आप लोगों को विटामिन बी खाने चालू कर देना चाहिए। तो विटामिन बी की कैप्सूल्स आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया है कि अत्यधिक सेवन से आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अत्यधिक सेवन इसका बिल्कुल भी नहीं करना है। कम मात्रा में, जितनी मात्रा बताई जाए उतनी मात्रा में आपको इसका इस्तेमाल करना है। और विटामिन बी आप लोग फलों और सब्जियों से खाएं, ये ज़्यादा बेहतर है, बशर्ते कैप्सूल्स या गोली की अपेक्षा। ठीक है। तो सब्जियों का सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन प्रोटीन युक्त भोजन करें। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी इन फंक्शनिंग या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड कीप द जर्म्स हेल्दी। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है शायद कुछ कमी रहेगी, क्योंकि विटामिन सी के बजाय अगर विटामिन के होता तो फंक्शनिंग ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वुंड, इन सब को भरने में, घावों को भरने में विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए सी लिखा तो सी के बारे में बता देता हूँ। सी जो होता है, इसकी कमी से हमारे दांतों के मसूड़ों से खून आ सकता है। इस खून को आने बिल्कुल नहीं देना है। विटामिन सी का जो सेवन है आप लोगों को अपने प्रचुर मात्रा में नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम अमाउंट में आप लोग नींबू का रस जो है किसी भी, जैसे दाल हो गया उसमें डाल सकते हैं, सब्जी हो गई उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट आप लोगों को यूज करना है इसका। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर आपके शरीर में भारीपन है, प्रोटीन की मात्रा आपकी ज़्यादा है, और ध्यान रखिए कैल्शियम ज़्यादा हो गया है, तो हड्डियाँ थोड़ी सी क्या होती हैं, फूल जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर विटामिन डी कंज्यूम नहीं हो पाता। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा टहलना है, थोड़ा चलना है, धूप का सेवन भी करना है। और ध्यान रखिए, कमरे के अंदर आप लोग बैठे हैं, साल भर तक कमरे के अंदर बैठे हैं, तो आप लोगों के अंदर शरीर के विटामिन डी की मात्रा कम हो जाएगी और शरीर फूलने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर, जिसका दूसरा नाम रफेज भी होता है, ये
कब दिया जाता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। रफेज या फाइबर ये हमारी सहायता करता है हमारे शरीर में। जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में रह जाता है, इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग रफेज की सहायता से इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये एक्सक्रीट का मतलब होता है जो हमारे शरीर में एक्सक्रीटा बना, वेस्ट मटेरियल बने, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने का कार्य कौन करेगा, रफेज करेंगे। कई तरह के फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें रफेज की मात्रा ज़्यादा होती है। रफेज का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, रेशे युक्त फ्रूट, ठीक है, जिसमें रेशा निकलता हो। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अमरूद में भी रेशा निकलता है, ये भी एक सोर्स होता है फाइबर। और यहाँ पर कई एग्जाम्पल बता दिए हैं, कई फ्रूट्स में भी होते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं, सीड में भी होते हैं, जिसमें ज़्यादा अमाउंट रफेज का होता है। और आपको याद होगा छिलके युक्त दाल भी आप लोगों को रफेज देती है, फाइबर देती है। इसी वजह से डॉक्टर के पास जब आप लोग अपनी बीमारी को लेकर गए होंगे तो डॉक्टर ने कहा होगा मूंग की छिलके वाली दाल जरूर सेवन कीजिए, जिसमें आपके शरीर की जो गंदगी है वो बाहर निकल सके। तो क्लियर समझ में आ गया? उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस्ड डाइट, तो बैलेंस डाइट होती क्या है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के कोर्स का, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर बैलेंस डाइट होती क्या है। द फूड वी ईट इज़ कॉल्ड डाइट। देखिए जो भी भोजन हम लोग करते हैं वो हमारी डाइट होती है, ठीक है। प्रॉपर डे में मतलब रोज़ प्रतिदिन हम लोग डाइट अपनी करते ही करते हैं। अ डाइट दैट कंप्राइजेस ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। तो करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर न्यूट्रिएंट्स शामिल है हमारे भोजन में तो ध्यान रखिए इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस का मतलब ही हो गया प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ होना। तो सारे न्यूट्रिएंट जो आप लोगों ने अभी सबसे ऊपर पढ़े थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, विटामिन से, न्यूट्रिएंट से, सब कुछ क्या प्रॉपर अमाउंट में अगर होता है तब उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। ए बैलेंस डाइट वैरीज होती है, डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी व्यक्ति में, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर एज। मतलब आयु को देखते हुए ये बैलेंस डाइट में अंतर हो सकता है। अगर आप छोटे हो, आपकी उम्र 8 से 15 साल है, तो आपकी बैलेंस डाइट अलग हो सकती है। अगर आपके पिताजी वो तो बड़े होंगे, उनकी डाइट अलग होगी, उनके खाने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, आपकी खाने की क्षमता भी कम होगी, इसलिए आपका बैलेंस डाइट अलग होगा, उनका अलग होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन हिज हर एज, नेचर ऑफ वर्क। और आप लोग अगर मेहनत ज़्यादा करते हो तो आप लोगों को बैलेंस डाइट ज़्यादा रखनी है। अगर आपके पिताजी मेहनत ज़्यादा करते हैं, ऑफिस में वर्क ज़्यादा होता है, उनकी डाइट आपसे 2 गुनी हो जाती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी वर्कर्स होते हैं, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, उनकी डाइट में कैलोरीज उनको ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए भोजन उनको प्रॉपर अमाउंट में या बैलेंस डाइट में ज़्यादा करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर हम लोग बैलेंस डाइट न शामिल करें अपने भोजन में, या फिर अगर हम लोगों के अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाए, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, विटामिन्स की कमी हो जाए, न्यूट्रिएंट्स सभी कम हो जाए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इससे बहुत ही गहरा फ़र्क पड़ेगा आपके शरीर पर। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ बेसिकली ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही कई तरह की डिफिशियंसी डिजीज़ेस होती हैं और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं। डिजीज़ेस मेक द बॉडी इल। हमारी जो शरीर होता है वो बीमार पड़ सकता है अगर हमको बीमारी हुई। डिजीज़ेस कैन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी होती है। इनविजिबल जर्म्स अराउंड द बॉडी कैन ऑल्सो कॉज डिजीजेस। हमारे आसपास जो इनविजिबल जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इसी वजह से हमको डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती है। इलनेस कॉज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ की एक लाइन में अगर आप लोग डेफिनेशन बताओ तो इलनेस कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट की कमी से ही हमारे शरीर में डेफिशिएंसी डिजीजेस आती हैं और इनका हमारे शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसको सीरियस लें और अच्छे से प्रॉपर वे में बैलेंस डाइट जरूर करें। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, आपके सामने स्क्रीन पे कई तरह के चार्ट दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा आप लोगों को फूला दिखाई दे रहा होगा, जिसके हाथ पैर ऐठे पैठे दिख रहे होंगे, ये है क्वाशियरकोर। तो क्वाशियरकोर एक बीमारी होती है ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। और कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, ये सब कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये कॉज करता है
क्या कॉज करता है, वीकनेस कॉज करता है, मतलब हमको कमजोरी लगने लगेगी। और क्या कॉज करेगा, इनएक्टिवनेस, हम लोग की जो स्फूर्ति होती है, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो धीरे धीरे घटने लगेगी। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हम लोग जो है ज़मीन पे पड़े रहेंगे। इट ऑल्सो कॉजेज स्वेलिंग इन द फेस एंड द हैंड्स, और हमारे शरीर में सूजन आ जाएगी, पैरों में सूजन आ जाएगी, हाथों में सूजन आ जाएगी, पूरा शरीर सूज सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। अभी मैंने बताया था विटामिन ऑफ जो ए होता है, अगर इसकी शरीर में कमी आ गई तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस में रात में दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए अगर आपके शरीर में विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में बना रहे, तो इसमें है कैरेट है, मैंगो है, पपाया है, एग्स है, फिश, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। जी हाँ, मिल्क जो होता है वो जो होता है उसमें मोस्टली सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा बच्चों को 6 माह तक सिर्फ दूध ही दूध देते हैं, क्योंकि मिल्क इज़ ऑल द प्रोटीन कंज्यूम वैरायटी। ठीक है, तो उसमें सब कुछ उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ प्रेजेंट रहते हैं, सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो छोटे बच्चों में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। क्या होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी, तो समझते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए तब उस केस में बेरी एक रोग होता है जिसमें हमारे शरीर के जो हड्डियाँ होती हैं या बोन्स कह लें या फिर शरीर की जो बनावट होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। इसलिए सोरनेस ऑफ द टंग, सोरनेस आपकी जो टंग होती है उसमें भी सूजन दिखाई दे सकते हैं, एंगुलर सिस्टमेटिस हो सकते हैं। तो कई तरह की बीमारियां से आप लोग घिर सकते हो, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है। बेरी नामक डिजीज़ आप लोगों को दिख रही है, इसमें पर्सन बिल्कुल ऐसा दिखने लगता है। आगे बढ़ते हैं, ब्राउन ब्रेड, पाइनएप्पल, मटर, मीट, एग्स, नट्स एंड मिल्क आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी। तो ये कितनी अच्छी बात है, मिल्क तो हर एक जगह मिल रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। आप लोगों ने आप लोगों ने मिल्क के बारे में प्रॉपर समझ लिया होगा। आप लोग भी अपने डेली शेड्यूल में मिल्क को ज़रूर शामिल करें। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली डिजीज़। अभी मैंने बताया था मसूड़ों से खून आने लगना विटामिन सी का जो है इससे हम पता कर सकते हैं। तो विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी, और उस डिजीज़ का नाम है स्कर्वी, जिसमें ब्लीडिंग ऑफ जम्स, यहाँ पर हमारे जो मसूड़े हैं उसमें खून आने लगेगा। आंवला इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। अगर आप आंवला खाते हो, आंवले का सेवन करते हो, मुरब्बा खाते हो, तो आपको स्कर्वी नहीं हो सकता। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, इन सब में आपको विटामिन सी प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, लीफी वेजिटेबल एंड ऑरेंजेस आर आल्सो रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो हरी पत्तेदार सब्जी जो आप लोग खेतों से तोड़ के लाए हो, ताज़ी लेकर आए हो, तो उसमें भी आप लोगों को विटामिन सी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी को अगर आप लोग उबाल लेते हो, उसको आप लोग गैस पे उबाल लेते हो, तो इस विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। सिर्फ एक आंवला ऐसा होता है जिसको उबालने के बाद भी उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा बनी रहती है, और समस्त विटामिन सी के जो सोर्सेस होते हैं वो उबलने के बाद अपनी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से होने वाली जो डिजीज़ होती है उसको देख लेते हैं। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। तो रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक बच्चा जो टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह की बीमारी होती है, और इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स। अगर आप लोग सेवन नहीं करते हो सनलाइट का, अभी मैंने बताया था विटामिन डी अगर सेवन नहीं करते हो किस चीज़ का, सनलाइट का, तो आप में भी ये बीमारी हो सकती है। इसलिए सनलाइट इज़ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ विटामिन डी। अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन सिंथेसाइज विटामिन डी इन द बॉडी। हमारे शरीर के जो विटामिन डी है उसका पाचन करने में सहायता करते हैं हमारी, और हमको पता है कि जो मिल्क होता है उसमें विटामिन डी होता है, उसका पाचन करने के लिए सनलाइट इज़ मोर इसेंशियल। मिल्क, चीज़, एग्स, फिश फ्ला, ये फिश लीवर ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की भी कैप्सूल्स आती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कैल्सीफेरॉल नाम से इसकी जो है कैप्सूल आती है, क्योंकि इसका केमिकल नेम ही होता है कैल्सीफेरॉल। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें आयरन मिलता है,
अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे अंदर खून की कमी आ सकती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया। तो एनीमिया एक कमी है, एक बीमारी है जिसको कहते हैं खून की कमी। तो ये दूर करने के लिए हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, बनाना, मीट, पल्सेस, दीज आर द कॉमन रिसोर्सेज ऑफ आयरन। ये सबसे हमको आयरन मिलता है। अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेस आर नट्स, जैगरी एंड ड्राइड फ्रूट्स आल्सो आ रिच सोर्स ऑफ डेफिशिएंसी रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहे होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिश, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर द फॉस्फोरस रिच फूड, वाइल मिल्क एंड चीज़ आर द सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। आप लोगों को मैंने बताया था कैल्शियम किस में होता है, विटामिन डी किस में होता है। विटामिन डी, कैल्शियम सब कुछ हमको मिल्क में प्रॉपर अमाउंट में मिल जाता है। अब बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। सामने आपकी स्क्रीन पे एक चेहरा दिख रहा होगा जिसके गले में सूजन दिखाई दे रही है। ये सूजन ही बताती है कि किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी से गोइटर, जिसको घेंगा बोलते हैं, ये बीमारी आई है कि नहीं आई है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, और इसको दूर करने के लिए हम लोग आयोडाइड सॉल्ट युक्त नमक खाते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा आपके घरों में जो नमक के पैकेट आते हैं उसमें लिखा भी होता है आयोडाइज्ड युक्त नमक। ठीक है, तो अनियन एंड आयोडाइज सॉल्ट लिसन द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, इसको कम करते हैं, इस बीमारी से दूर रखते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अब आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसको मैं बता देता हूँ। तो रैप अप में आप लोगों ने पॉइंट टू बी रिमेंबर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स आर द मिनरल सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फैट आर स्टोर्ड एंड अराउंड द बॉडी एंड कॉज अपस्ट्री। ठीक है, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। प्रोटीन्स हेल्प इन द बिल्डिंग बॉडी एंड द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेजेस टिश्यूज़, तो हमारी सहायता करते हैं कई तरह के टिश्यूज़ को जो है रिपेयर करने में, और हमारी सहायता करते हैं बॉडी को ग्रो करने में। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर द रिसोर्स ऑफ विटामिन। तो इन सब में हमको विटामिन कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे विटामिन ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे के हो, कुछ भी हो, सब कुछ हमको फिर लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। विटामिन सी हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हीलिंग इन द बोन्स, कीप द जम्स हेल्दी। ध्यान रखिएगा, जम्स हेल्दी तो ये बात सही है, हमारे मसूड़े मजबूत रहते हैं या फिर हमारे दांत मजबूत रहते हैं, जुड़े रहते हैं मसूड़ों में, स्कर्वी नहीं होता। और विटामिन के जो हमारे खून को, जब हम लोगों को वुंड होता है, घाव होता है, तब उसमें से खून बाहर निकलने से रोकता है विटामिन के। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स। विटामिन डी हमारे शरीर में जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनको कमज़ोर होने से रोक देता है। रफेज हेल्प टू कैरी वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द फ्रॉम बॉडी। तो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए रफेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ आज आप लोगों ने पढ़ा है इसी वीडियो के माध्यम से। एक्सरसाइज मैं फिर बताऊँगा आप लोगों को। ए डाइट दैट कंप्राइजेस ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स द करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। उसके बाद इलनेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिजीज। आप लोगों ने पढ़ा ही था, ये डेफिनेशन मैंने बताई भी थी। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट कॉजेज वीकनेस एंड इनएक्टिवनेस, ये भी आप लोगों ने सीख लिया। एक्सपोजर ऑफ टू सनलाइट ऑल्सो हेल्प्स द प्रिवेंशन ऑफ रिकेट्स। तो रिकेट्स को बचाने में सनलाइट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए अपने डेली शेड्यूल में भी सुबह 9 से या 8 से 9 वाली जो धूप होती है उसको थोड़ा सा ले, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है अल्ट्रावायलेट रेज ऑल्सो कॉज कैंसर। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इससे आप लोगों को कई तरह की डिजीजेस हो सकती हैं। हर किसी को धूप सूट नहीं करती। ध्यान रखिएगा, धूप कौन सी लेनी है, सुबह वाली धूप लेनी है, दोपहर वाली धूप बिल्कुल नहीं लेनी है। इसलिए ध्यान से जो आज मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग चाहे फिर से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा इस चैप्टर की इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। और मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक तो आप लोग करेंगे ही, ये तो मुझको लगता ही है, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी जरूर करें। और चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है जिसमें आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख रखा है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का वेरी बहुत बहुत धन्यवाद।